Hello students, welcome online classes Bishop Academy Senior Secondary School Maharajganj. Today I will be discuss about dimensional formula. In last video we are discuss what is the dimension and what is the use. In last video we are discuss only two use of the dimension. First, how to change unit from MKS to CGS or CGS to MKS with the help of dimension. Second, check the equation कि given an equation is correct or not. Today I will be discuss derive an equation. यानी आज का जो टर्म्स है वह सबसे इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स के व्यू से देखा जाए तो, क्योंकि अगर कोई टर्म्स दिया हुआ है तो टर्म्स में हमको रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, तो हम रिलेशन इस्टेब्लिश करके फार्मूले को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो फार्मूले को प्रिपेयर करने के लिए हम डायमेंशन का हेल्प लेते हैं। तो हमने शुरू में बताया था कि डायमेंशन लर्न नहीं किया जाता है, डायमेंशन निकालने की कोशिश किया जाए तो वो ज़्यादा हमारा बेहतर कॉन्सेप्ट होगा। जैसे मान लो स्पीड का निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का सिंबल एल, टाइम का सिंबल टी, तो एल बाई टी को न्यूमरेटर बना देंगे। जैसे मान लो हमारा स्पीड निकालना है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का सिंबल हो गया भी और इसका डायमेंशन क्या हो गया, डिस्टेंस का सिंबल हो गया एल ऑब्लिक टी। तो इन्होंने शुरू में बताया था कि इसमें हम डिनोमिनेटर नहीं शो करेंगे, तो इसके पावर को जब ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हो गया एल टी माइनस वन। इसी तरह से अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का हो गया डायमेंशन एल टी माइनस वन, टाइम का क्या हो गया टी हो गया, तो हो गया हमारा एल टी पे माइनस टू। हम तीसरा इसमें निकालते हैं फोर्स निकालते हैं, क्योंकि एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। स्पीड आ गया, स्पीड बाद एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन से हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो फोर्स निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला पहले लिख लो, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का सिंबल हो गया एम और एक्सेलरेशन का सिंबल हो गया ए। अब डायमेंशन पाते हैं तो मास का सिंबल एम हो गया और एक्सेलरेशन का क्या हो गया एल टी पे माइनस टू। अभी जस्ट उसके पहले निकाले थे, तो हो गया एल टी, तो ये हो गया हमारा एम एल टी पे माइनस टू। ये डायमेंशन किसका हो गया, फोर्स का हो गया। अब फोर्स के बाद हम आते हैं वर्क पे आते हैं। अभी बताया ना सीक्वेंस में चल रहे हैं, जैसे फार्मूला हमारा सीक्वेंस में आ रहा है। फोर्स के बाद हम आते हैं वर्क पे, तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का सिंबल हो गया डब्लू। फोर्स का डायमेंशन पाते हैं, पहले सिंबल पाते हैं, तो फोर्स का सिंबल हो गया एफ, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या हो गया स्मॉल डी भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं। डायमेंशन पाते हैं तो फोर्स, चूंकि यहाँ पे आया है फोर्स का डायमेंशन एम एल टी पे माइनस टू, और डिस्टेंस का क्या हो गया एल हो गया, क्योंकि दूरी है तो एल ही होगा, तो हो गया एम। अब एल इंटू एल का मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड करेंगे तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, और टी पे माइनस 2 हो गया। तो इस तरह से हम डायमेंशन फार्मूले को याद न करके उसके पर उसको निकालने की कोशिश करें। बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूले आपके बुक में दिए हुए हैं। बताएं, शुरू में बताया था कि एनसीईआरटी में 92 है, 90 हैं, रेफरेंस बुक में 212 दिया हुआ है। तो आपको जहाँ से लगे कि ये हाँ बस यह है कि उस टर्म के लिए हमें फार्मूले जानना है कि उसके रिजल्ट्स क्या हैं। तो हम बात कर रहे थे कि डिराइव एन इक्वेशन, यानी आज हमारा जो टर्म्स होगा, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का आया, वेलोसिटी तो उसके कैसे निकाला है तो एल टी माइनस वन हो गया। तो अब यह टर्म के बाद हम अब निकालते हैं कि हम फार्मूले पे आते हैं कि हाउ टू रिलेटिव। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल 2 दिया है द पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। तो अगर मान लो कि किसी हम पेंडुलम को किसी धागे से बांध करके उसको वाइब्रेट करा रहे हैं और हमको ये नहीं पता कि उसके टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, तो अब हमने उसमें जिस टर्म का यूज किया
तो टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम भी डिपेंड ऑन द टू फैक्टर, लेंथ एंड ग्रेविटी, क्योंकि मास पे तो डिपेंड होता नहीं है। तो अगर लेंथ और ग्रेविटी का अगर उसमें हमने सिंबल दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, द पीरियड पी ऑफ ए स्विंगिंग पेंडुलम डिपेंड ओनली ऑन द लेंथ of a pendulum L and acceleration of gravity G, then what is the formula of the time period of this pendulum? कि अगर पेंडुलम का टाइम पीरियड दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, किस पे, लेंथ पे और ग्रेविटी पे, तो उसके लिए हमें फार्मूले का इस्टेब्लिशिंग करना है कि उसका फार्मूला क्या होगा। तो हम इसके फार्मूले पाते हैं कि हम डायमेंशन की हेल्प से फार्मूले को कैसे ओरिजिन करेंगे, फार्मूले को कैसे बनाएंगे। तो पहले इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ये समझ लो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमें सब्जेक्ट क्या हमको बनाना है। सब्जेक्ट के अलावा उस क्वेश्चन में जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, पी है। यहाँ पे पी सिंबल जो है वो टाइम पीरियड का है, जबकि एक्चुअली कैपिटल टी होता है टाइम पीरियड का, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे पी लिखा हुआ है तो हम पी पे ही बात करेंगे। तो पी इज द सिंबल ऑफ द टाइम पीरियड, और पी की वैल्यू आर डिपेंड कर रहा है किस पे, लेंथ पे और ग्रेविटी पे। इसका मतलब कि पी की वैल्यू जिस फैक्टर पर डिपेंड है उन सारे फैक्टर का हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें जितने फैक्टर्स दिए हैं उन सारे फैक्टर का हम एक्सपोनेंट सपोज करेंगे, यानी सबके पावर को सपोज करेंगे। जैसे इसमें दो टर्म दिया है, लेंथ और ग्रेविटी, तो हम लेंथ पे भी कोई पावर सपोज करेंगे, कोई भी टर्म सपोज करेंगे। आर नॉट गिवन द टर्म इन द क्वेश्चन, बस ये है कि वह टर्म इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। तो जैसे मान लो इसमें ए बी सी कहीं नहीं आया है तो हम ए बी सी यूज कर लेते हैं, चाहे एक्स वाई जेड भी सपोज कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट के अलावा जितने भी टर्म जिस पे वह रिजल्ट हमारा डिपेंड कर रहा है, तो ऑल द टर्म्स ऑन विच द रिजल्ट इज द डिपेंडिंग दिस ऑल टर्म बी मल्टीप्लाई विथ द डिफरेंट पावर्स, उस पर हम अलग अलग पावर सपोज करेंगे। वी आर फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस पावर। सोल्यूशन जब हम करेंगे तो वही जो हमारा सपोजिंग पावर्स है, जो ही उसके मैथमेटिकल रिजल्ट हमारे डिजिट में आ जाएंगे, अंकों में आ जाएंगे, माइनस में आ जाए, प्लस में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस पावर को हम तुरंत उसमें क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और जो ही उसको हम रिप्लेस करेंगे हमारा रिजल्ट क्या होगा, तैयार हो जाएगा कि फार्मूला क्या होगा। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान है कि फिजिक्स में कोई भी फार्मूले डायरेक्टली इक्वल नहीं आते हैं। फिजिक्स के सभी फार्मूले डायरेक्टली प्रपोर्शन होते हैं, यानी उनके वैल्यू डिपेंड करते हैं उस फैक्टर्स के कारण, उसकी वैल्यू बढ़ सकता है या घट सकता है। इसलिए हम सारे रिजल्ट को प्रपोर्शन के मॉड में लिखेंगे, और फिर लास्ट में उस फार्मूले को इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए हम कांस्टेंट का यूज करेंगे। तो हम इस एग्जांपल पे बात करते हैं कि P टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इक्वल टू गिवन P, लेंथ इक्वल टू गिवन L, और ग्रेविटी के लिए तो G दिया हुआ है। तो अभी हमने बताया कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि P की वैल्यू लेंथ और ग्रेविटी पे डिपेंड किया हुआ है, इसलिए P इज प्रोपोर्शनल टू L टू द पावर A एंड G टू द पावर B। हम यही बात कर रहा था कि जिस टर्म पर डिपेंड कर रहा है, हर टर्म पर हम पावर सपोज करेंगे, और वह पावर हमारे अलग अलग वेरिएबल्स होंगे। उसी वेरिएबल्स का हमें न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना होता है। हमने यहाँ पे लिख दिया P इज प्रोपोर्शनल टू L टू द पावर A, G टू द पावर B। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम दोनों साइड के टर्म्स का डायमेंशन राइट करेंगे। तो आप लिखते हैं राइट द डायमेंशन बोथ साइड, राइट द डायमेंशन बोथ साइड। तो अगर हम राइट द डायमेंशन बोथ साइड बात करते हैं, तो यहाँ पे अब हमको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अगर मान लो कि कहीं MLT या जो भी हमारा सिंबल है, अगर सिंबल कहीं नहीं आ रहे हैं, तो जो नहीं आ रहा है उस पर हम पावर 0 सपोज करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में एनी भी टर्म हैव द पावर 0, देयर न्यूमेरिकल वैल्यू इज द 1 एंड 1 इज द कांस्टेंट, और कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो अब P चूँकि टाइम पीरियड है तो इसको हम लिख सकते हैं M0, L0 और T, क्योंकि टाइम पीरियड का सिंबल T है। बाकी जो टर्म नहीं आए हैं उस पर हमने पावर क्या ले लिया, 0 ले लिया। 0 क्यों लिया, क्योंकि हम लास्ट में पावर को ही कंपेयर करेंगे।
तो m0 L0 t पे पावर 1। अब L हो गया पावर a और G इज द सिंबल ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया हमारा L t पे -2 और इस पे पावर क्या हो गया b हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जाएगा m0 L0 t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप ध्यान दो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे L है और यहाँ पर भी L है, तो यहाँ पे L का पावर A है और यहाँ पे L का पावर क्या है B है, क्योंकि ये B पावर L पे भी और T पे भी है। तो चूंकि मल्टीप्लाई में पावर को जोड़ते हैं तो हो जाएगा L टू दी पावर A प्लस B और दूसरे ब्रैकेट में हमारा टर्म आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे T नहीं है, T सिर्फ यहाँ है, लेकिन T पे -2 का पावर है और B के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा T पे -2B। अब क्या करना हमको, L यहाँ भी है, L यहाँ भी है, T यहाँ भी है और T यहाँ भी है। तो जब बेस हमारे इक्वल होते हैं तो हम पावर का क्या करेंगे, कंपेयरिंग करें। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग पावर, बोथ साइड। हम दोनों साइड के पावर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो चूंकि यहाँ पे m है, इधर m नहीं है, तो m की जरूरत ही नहीं है, m कंपेयर ही नहीं करेंगे। कंपेयर हम उसी करेंगे द टर्म्स आर द गिवन इन बोथ साइड। जैसे इधर L है इधर भी L है तो हम L को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे L का पावर क्या है, a प्लस बी है, तो यहाँ पे लिखो a प्लस बी इक्वल टू, इस साइड में L का पावर a प्लस बी है और इस साइड में L का पावर क्या है 0 है, तो a प्लस बी इक्वल टू 0 हो गया। एक लाइन खींच लो। दूसरा पावर टर्म कंपेयर करते हैं, यहाँ पे t का पावर क्या है -2b है और इधर t का पावर क्या है, कोई पावर नहीं है ना, इसका मतलब क्या हो गया, पावर 1 होता है, पावर 1 हो गया। तो a प्लस बी इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से पहले हम इसकी वैल्यू निकालना, तो b इक्वल टू हो जाएगा -12। अब b की इस वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो a -12 इक्वल टू 0। अब हाफ को ट्रांसपोज कर देते हैं, रिजल्ट आ गया। तो हमने दो पावर सपोज किया था a और b, और a और b दोनों का रिजल्ट आ गया, a इक्वल टू +12 b इक्वल टू -12। अब यही वैल्यू अब हम इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L टू द पावर हाफ एंड G टू द पावर -12। यानी जो पावर a और b है तो a और b के न्यूमेरिकल वैल्यू को हमने उसके प्लेस पे पुटअप कर दिया। अब चूंकि मल्टीप्लाई में यहाँ पे पावर हाफ है, इसको अगर हम प्लस बनाना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं p टू द पावर L टू द पावर हाफ। इसको अब डिनोमिनेटर कर देंगे तो G टू द पावर हाफ भी हो जाएगा। अब चूंकि दोनों टर्म पे चूंकि पावर हाफ है तो इसको लिख सकते हैं L/G टू द पावर हाफ, या इसको लिख सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L/G। अब इस कांस्टेंट को इक्वल करने के लिए, इस प्रोपोर्शन को इक्वल करने के लिए हम एक परफेक्ट कांस्टेंट यूज करते हैं। अगर परफेक्ट कांस्टेंट हमें है पता तब तो लिखेंगे, नहीं है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल करने के लिए हम क्या ला सकते हैं, P इक्वल टू K का यूज कर सकते हैं, K √L/G। अब चूंकि इस फार्मूले में K की वैल्यू 2π की इक्वल होता है तो हम 2π यूज कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो हम K तक ही ला करके छोड़ देंगे, तब भी हमारा आंसर 100% करेक्ट है, माना नहीं जाएगा, है। इसके बाद हम दूसरे इसके एग्जाम्पल पाते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल्स में जैसे मान लो कि अब कोई फार्मूला में निकालना है, कि जैसे मान लो कहा जाए कि द वर्क डन बाय ए सिस्टम बी डिपेंड ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी। ठीक, क्या है क्वेश्चन इस पे दिख नहीं रहा है इसलिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे, बहुत सारे क्वेश्चन किए जाएंगे और आपको करने भी हैं, तो अभी आप इस डाउट में मत रहिए। कुछ सिंपल एग्जांपल अभी मैं दे रहा हूँ, इजी एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन जो है समझ में आए। दूसरा मैं इसमें एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि इसमें एक ही एग्जांपल आया है स्क्रीन पे कि वर्क डन बाय सिस्टम, कि वर्क इज
डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी। ठीक, यहाँ पे हम दो ही टर्म के लिए चल रहे हैं कि मान लो कोई सिस्टम है जो रनिंग प्रोसेस में है, मोशन के प्रोसेस में है, तो कह रहा है कि उस सिस्टम के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है, मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फार्मूला सबको पता होगा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर है, जिसमें हाफ क्या है, कांस्टेंट है। तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, एम वी स्क्वायर आएगा। लेकिन कैसे आएगा, फिर हम तीसरे टर्म्स का यूज कर रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हाउ टू इस्टेब्लिश द रिलेशन। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला लाना चाहते हैं, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वर्क, और वर्क का सिंबल क्या हो गया, W। क्या बताए थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे। अब वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वर्क भी डिपेंड ऑन द मास एंड वेलोसिटी। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं मास टू द पावर A एंड वेलोसिटी टू द पावर B। मास पे पावर हो गया, वेलोसिटी पावर हो गया। अब क्या बताए थे, राइट द डायमेंशन बोथ साइड, राइट द डायमेंशन BS बोथ साइड। तो W M L पे पावर 2 T पे -2। अब यहाँ पे आपको ये फार्मूले लर्न होने चाहिए, क्योंकि इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, यहाँ तक आता था कि फार्मूले लर्न हो जाएं। M L2 T पे -2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का सिंबल M ही होगा, पावर लगाते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो गया, L T पे -1 टू द पावर B। फिर क्या करेंगे, राइट साइड के टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे। M L2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चूँकि यहाँ पे मास है तो मास का पावर A हो गया, क्योंकि इसमें कोई भी टर्म रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए L पे पावर B हो गया, और T का पावर क्या हो गया, -1 हो गया, माइनस इसका भी रिजल्ट -B हो गया, क्योंकि L पे पावर B और T पे -1 है तो B हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड ऑफ पावर। हम दोनों साइड के पावर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो पहले M का कंपेयर करते हैं, तो M का पावर क्या है, A है, M का पावर A है, और यहाँ पे M का पावर क्या है, 1 है। ठीक, B पे आते हैं, तो चूँकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि L पे भी पावर B आया है और T पे भी पावर B आया है, तो हमारा दोनों रिजल्ट सेम आएगा। B इक्वल टू, अगर हम L से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे L का पावर क्या है, 2 है, तो B इक्वल टू 2 आएगा। और यदि हम L से T से कंपेयर करेंगे तो -B इक्वल टू -2 आएगा, तब भी माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा। अगर हम T से कंपेयर करें तभी -B इक्वल टू -2 आएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो दोनों केस में B का रिजल्ट क्या गया, सेम आ गया। तो अब हमने बताया था कि इसको इक्वेशन फर्स्ट हमेशा हम बनाना है। अब यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ A एंड B। अब यहाँ लिखते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट W इज प्रोपोर्शनल टू M टू द पावर 1 एंड V टू द पावर 2। हो गया W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M स्क्वायर। लेकिन आपको पता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ M स्क्वायर। तो इसको इक्वल करने के लिए पहले हम कांस्टेंट यूज करते हैं, K स्क्वायर। अब आपको अगर पता है K की वैल्यू क्या होता है तो आप लिख सकते हैं, और नहीं पता है तो हम पहले ही बताए थे कि आप कांस्टेंट तक ही रहने दीजिए, तभी आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से हमने यूज द इक्वेशन के लिए 2 एग्जाम्पल दिया था, एक टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम के लिए और दूसरा ये मूविंग बॉडी यानी काइनेटिक एनर्जी के लिए। सम अदर एग्जाम्पल्स आर द गिवन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।